वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वीजा टू यूएसए सीरीज। इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर और इम्प्रूव योर रिसर्च प्रोफाइल फॉर फाइलिंग ग्रीन कार्ड इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 1। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में रहता हूं। बाय प्रोफेशन मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूं। कुछ मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूं जो आपको हेल्प कर सकती है आपके करियर में, प्रोफाइल में। इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि कोई भी पर्सन स्पेशली पीएचडी जो EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहता है तो अपने रिसर्च प्रोफाइल को कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकता है, क्या कितना मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ग्रीन कार्ड के ऊपर वीडियो क्रिएट किया हुआ है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो वीडियो पहले देखना चाहिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रीन कार्ड की कितनी कैटेगरी होती है, ग्रीन कार्ड कैसे दिया जाता है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, क्या टाइम लाइन्स है, एंड मैंने कैसे ग्रीन कार्ड पाया, उसका डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो अगर वो वीडियो पहले देखते हैं तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये वीडियो मोस्टली फोकस है जो लोग PhD हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्चर्स हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके ऊपर है। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का 2 मेजर स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप I-140 पिटीशन एंड सेकेंड स्टेप जो होता है 485 पिटीशन। सो 140 इज मेन इम्पॉर्टेंट। उसी में हम लोगों का रिसर्च प्रोफाइल एंड कितना स्ट्रांग प्रोफाइल है, क्या हम अचीव किए, सारा चीज़ का इवेल्युएशन होता है 140 एप्लीकेशन में होता है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो स्टेप होता है मोस्टली वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, हमारे सारे जो चीज़ें हमने बोला है उस चीज़ का वेरिफिकेशन होता है। इस वीडियो में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अभी हाईलाइट कर दूंगा तो बाद में समझने में आसानी होगा। जब हम लोग पिटीशन डालते हैं तो किस स्टेट से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो किस प्रोसेसिंग सेंटर पे हमारा एप्लीकेशन जाएगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ईस्ट कोस्ट में जो मेजर स्टेट हैं मैरीलैंड, वर्जीनिया, वाशिंगटन DC, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, काफ़ी जगह का जो एप्लीकेशन सेंटर है वो है टेक्सास। मिड वेस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का जितना एप्लीकेशन है वो नेब्रास्का जाता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल वालों का भी रिजेक्शन नेब्रास्का में ज़्यादा होता है एंड टेक्सास में कम होता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट शिफ्ट करते हैं ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन डालने के लिए। बट ये जनरल रूल है, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है, बट 100% नहीं कर सकते। ग्रीन कार्ड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 1 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोबारा से उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, समझने में आसानी होगी। पीपुल विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर एंड रिसर्चर, सर्टेन मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर। ये 3 मेजर एलिजिबिलिटी एंड मेजर सेक्शन है जिसके थ्रू आप EB1 कैटेगरी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी में क्या है, यू मस्ट बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी इन साइंस, आर्ट, एजुकेशन, बिजनेस, एथलेटिक्स। इसमें 10 क्राइटेरिया लिस्ट किया है और वो बोलते हैं कि अगर 10 क्राइटेरिया के अंदर से आप कोई भी 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड इन EB1 कैटेगरी। दूसरा है आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर एंड रिसर्चर। इस कैटेगरी में भी 6 क्राइटेरिया लिस्ट किया हुआ है कि अगर 6 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल कर देते हैं सो वी कैन अप्लाई एंड वी आर एलिजिबल एंड वी कैन गेट द ग्रीन कार्ड। सो उस 2-3 कैटेगरी में हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है एविडेंस के साथ। और ऐसे ही मैनेजर्स का है, स्पेशली जो इंडिया से IT मैनेजर्स वगैरह आते हैं EB1 कैटेगरी में, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। जब हम लोग इंडिया से US आते हैं और कोई ग्रीन कार्ड के बारे में बात करता है तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती है, और हमारे सराउंडिंग में जो एग्जांपल होता है उसी से हम सेट कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल में मैं बात करूँगा कि ईच एंड एवरी जो क्वालिफिकेशन डिफाइन किया गया है USCIS के थ्रू, उसको हम लोग कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है या नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि अच्छा हम 1 साल बाद इंडिया जाने वाले हैं, 2 साल बाद इंडिया जाने वाले हैं, 4 साल 5 साल बीत जाता है, फिर इसके बाद हम सोचते हैं कि यार ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिए होते तो काफ़ी अच्छा रहता। मेरी एडवाइस ये रहती है कि ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है नहीं करना है ये डिसाइड बाद में करो। इंडिया जाना है नहीं जाना है कन्फ्यूजन में हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, वो चीज़ आप डिसाइड करो। बट ग्रीन कार्ड के हिसाब से अपने रिसर्च प्रोफाइल को आप इम्प्रूव करना शुरू अभी से कर दो। क्यों? क्योंकि नहीं भी अप्लाई करोगे तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपके रिसर्च बैकग्राउंड के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी CV इंप्रूव करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो कहीं भी आपके करियर में यूज होगा। तो इसलिए ग्रीन कार्ड कब फाइल करना है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बाद में डिसाइड करो। इंडिया जाना है नहीं जाना है कन्फ्यूजन में है,
वो बाद में डिसाइड करो, बट रिसर्च प्रोफाइल को इम्प्रूव करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। USCIS ने आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर एंड रिसर्चर के कैटेगरी में 6 चीज़ें लिस्ट की है। उसमें से कोई भी 2 चीज़ अगर फुलफिल करते हैं और उसके लिए आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आपका अप्रूव हो सकता है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने अप्लाई किया और शो किया कि इस 2 कैटेगरी में हम क्वालिफाई हैं, दोनों के लिए एविडेंस दिया, वहाँ पे जो USCIS का ऑफिसर है वो रिव्यू करते समय उसको लगा कि नहीं आप एक में तो क्वालिफाई कर रहे हो, एक में नहीं कर रहे हो, तो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हमेशा लोग क्या करते हैं 3, 4, 5 या 6 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जो हमारा लायर था वो बोलता था कि 3 कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, मैक्सिमम केस में हम चौथी कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि अननेसेसरी हर कैटेगरी में अप्लाई करना और हमारे एप्लीकेशन और पिटीशन को डाइल्यूट करता है। एक एग्जांपल है कि एविडेंस ऑफ अवार्ड, ठीक है, तो जैसे हमें कोई पोस्टर अवार्ड मिल गया, क्या उसमें क्वालिफाई हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ, लायर बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये जो अवार्ड है एक लोकल कॉन्फ्रेंस लेवल का है या एक जस्ट आपके इन हाउस कोई सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस का है, तो इस अवार्ड को वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। कोई ऐसा अवार्ड है जिसके लिए सर्टेन लोगों को ही मिलता है या सर्टेन अचीवमेंट के बाद ही मिलता है, जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस में ICMRM में फेलो अवार्ड मिलना सबको नहीं मिलता है। पर्सन बहुत कंट्रीब्यूट किया हो उस एरिया में, तब कमेटी उसको डिसाइड करती है अवार्ड देने के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलो होना इतना इजी नहीं है, तो वो सब अवार्ड का मायने करता है। PNS का मेंबर होना, वो सब अवार्ड का मीनिंग होता है। पोस्टर अवार्ड और ये सबको लायर बोलता है, इसका कोई वैल्यू नहीं। हाँ, बट जैसे किसी को एज ग्रांट मिली है उसकी वैल्यू होती है कि हाँ इसको ये अवार्ड मिला है, या कोई रियली प्रेस्टिजियस अवार्ड है यूनिवर्सिटी के थ्रू, स्टेट लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का वो मिला है, उसको लायर कंसिडर करते हैं, हाँ इसको एज ए अवार्ड दिखा सकते हैं। सो जो 3 मेजर क्राइटेरिया होती है उसके बारे में एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं और कैसे उस पर इम्प्रूव करना चाहिए या कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। PhD के लिए एक जो मेजर क्राइटेरिया है वो है एविडेंस ऑफ ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड, एविडेंस ऑफ ऑथरशिप ऑफ स्कॉलरी बुक्स, आर्टिकल्स इन द फील्ड। बट ये नहीं लिखा है कि कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशन होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ बुक्स होने चाहिए, ये चीज़ नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या तो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। कुछ लोग मैं देखा हूँ 40-50 पब्लिकेशन रहते हुए भी वो बोलते हैं कि अरे यार मेरा EB1 में नहीं होगा। कुछ लोग 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार साइटेशन लेके उनको लगता है कि मेरा EB1 में नहीं होगा और इम्प्रूव करना है, और कुछ लोग 100 साइटेशन पे फाइल करते हैं, उनका हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास फर्स्ट ऑथरशिप में 4 से 5 पब्लिकेशन है एंड कुछ को ऑथर पब्लिकेशन है 4-5 और, तो आप फाइल कर सकते हैं, नो डाउट। कोई भी सर्टेनिटी ये नहीं होती है कि आपका 5 पब्लिकेशन पे रिजेक्ट होगा ही या 50 पब्लिकेशन पे एक्सेप्ट होगा ही, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। बट आई हैव सीन कि अगर आपका 4 से 5 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन है एंड 2-4 और को ऑथर पब्लिकेशन है, यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारा पब्लिकेशन यहाँ का होना चाहिए, US में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का, या इंडिया में हमने PhD किया है वहाँ का भी पब्लिकेशन काउंट होता है? पब्लिकेशन कहीं का भी हो, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है, काउंट होगा। बेस्ट ये रहता है कि यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम तक एटलीस्ट आपके 1 या 2 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लायर जब पब्लिकेशन का इंपॉर्टेंस दिखाता है तो फर्स्ट ऑथरशिप एंड सेकेंड ऑथरशिप से नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि जो हमने काम किया है उसका उस फील्ड में कितना इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को दिखाता है। मेरे रिसर्च प्रोफाइल में जो दिखाया था, जितने मेरे फर्स्ट ऑथरशिप पब्लिकेशन थे उनको कम हाईलाइट किया था, जो मेरे सेकेंड ऑथर या को ऑथर थे जिनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, बायोमेडिकल रिसर्च में इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्या रिव्यू आर्टिकल काउंट करता है? रिव्यू आर्टिकल ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल की तरह काउंट नहीं होता है, बट आपका रिव्यू आर्टिकल है तो एज ए टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन दिखाने में उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपका रिव्यू आर्टिकल है उस पर साइटेशन ज़्यादा है तो एज ए होल दिखाया जाएगा कि ही हैज़ दिस मच ऑफ साइटेशन। वहाँ लायर ये नहीं दिखाता है कि इसके ओरिजिनल आर्टिकल से इतना साइटेशन है, रिव्यू से इतना साइटेशन है, तो रिव्यू है तो डेफिनेटली एज ए होल काउंट में वो उसका वैल्यू रहेगा, एंड स्पेशली साइटेशन में। द नेक्स्ट क्राइटेरिया जो PhD के लिए लायर टारगेट करते हैं वो है एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आइदर ऑन पैनल और इंडिविजुअली एज ए जज ऑफ वर्क ऑफ अदर्स इन द सेम और एलाइड एकेडमिक फील्ड। सो आप किसी का वर्क जज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं,
अब इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसमें आप कई चीज कर सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि यू आर बिकमिंग ए जज एंड रिव्यूइंग द अदर वर्क। कि हम लोग जब रिसर्च पब्लिश करते हैं, रिव्यू के लिए जाता है तो कोई उसको रिव्यू करता है एंड देन बोलता है कि हाँ ये आर्टिकल अच्छी है, तो एक्सेप्ट होता है एंड पब्लिश होता है। तो एज ए रिव्यूअर वो हम काम कर सकते हैं, और रिव्यू का जो थैंक यू ईमेल आता है उसको हमें सेव करके रखना चाहिए, उसको एज ए एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। सेकेंड बेस्ट जो चीज़ होती है एक और, कि रिव्यू करना पोस्टर्स का। जब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है तो वहाँ पे मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को आप कांटेक्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे जज बनना चाह रहा हूँ, रिव्यू करने के लिए इस फील्ड में हूँ मैं। तो काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है और वहाँ पे जाके आप पोस्टर रिव्यू करते हो। जज किया है उस कॉन्फ्रेंस में, उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, और फिर आप कॉन्फ्रेंस से सर्टिफिकेट ले लेते हो कि हाँ हमने यहाँ पे जज किया हुआ है। रिव्यू करने का एक और ऑप्शन होता है, कम लोगों को मिलता है बट काफ़ी लोगों को मिला हुआ है, मेरे जानने वाले दोस्तों को, कि अगर कोई ग्रांट सबमिट किया है और उस ग्रांट को आप रिव्यू कर रहे हैं एज ए रिव्यूअर पैनल में जाके, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसको भी ग्रांट रिव्यू करने के लिए आया था, MRI में थी। तो एक मेरा दोस्त है, वो प्रॉपर NIH के पैनल में जाके ग्रांट रिव्यू किया हुआ है। तो इस तरह कम ऑप्शन मिलता है ग्रांट रिव्यू करने का, बट अगर आपका PI बहुत सपोर्टिव है, आपका कहीं नाम पुश कर देता है, तो ये चांस आपको मिल सकता है। एक ऑप्शन और है, बहुत सारे लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, कि जब हाई स्कूल स्टूडेंट्स का साइंस फेयर होता है तो उसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं अपना प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में लगाते हैं, अपना साइंस का जो रिसर्च कराता है उसका पोस्टर वो लोग पब्लिश करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जज की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ जज बन के, और फिर जजिंग का काम करते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और प्रॉपर इसका आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं वहाँ से। तो आपने वहाँ पे एज ए रिव्यूअर साइंस की फील्ड में जज बन के गए। तो सिंपल ये है कि आप रिव्यूअर बन गए या जज बन गए, और किसी और के साइंस वर्क को आप रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। तो इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सारे PhD को जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे रिव्यू आर्टिकल आएगा हमारे पास रिव्यू करने के लिए, ये चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट होती है। PI को बोलिए कि वो किसी जर्नल में एडिटर है, कहीं पे आपका नाम रिकमेंड कर दे, जो उसको रिव्यू करने के लिए आ रहा है अगर वो रिव्यू नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करके आपका नाम रिकमेंड कर दे। आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त हैं, आपके सीनियर हैं, उनके पास बहुत रिव्यू आता है, वो आपको फॉरवर्ड कर दें। 100% आपके एरिया का होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा मैंने आर्टिकल मेथडोलॉजी डेवलपमेंट पे भी रिव्यू किया है, एंड क्लिनिकल MRI में भी रिव्यू किया है, या प्रॉपर क्लिनिकल रिव्यू आर्टिकल एंड डाटा एनालिसिस वाले आर्टिकल को भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो पर्पज़ ये है कि जिसको आप रिव्यू कर रहे हैं उसको जानना चाहिए, उस एरिया में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जानना चाहिए, प्रॉपर उसको समझ के उस पर क्रिटिक्स देना है आपको, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। 100% मैचिंग होना जरूरी नहीं है। एक और मेरी एडवाइस ये है कि जितने भी पब्लिशर्स हैं, एल्सेवियर है, फ्रंटियर है, जितने भी पब्लिशर हैं सबके ऊपर जाइए और आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, लॉगिन क्रिएट कीजिए एज ए ऑथर्स, और वहाँ पे वो पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग द आर्टिकल, वहाँ पे उसको यस कीजिए, और वहाँ पे कीवर्ड फिल करना होता है कि आप किस किस एरिया में एक्सपर्ट हैं और किस किस एरिया से आप रिव्यू करना चाहिए, वो सारा कीजिए। तो सब जगह जाके प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, और जो भी फर्स्ट 5-10 आर्टिकल आता है रिव्यू करने के लिए आप उसको रिव्यू कीजिए। रिजेक्ट मत कीजिए कि हमारे एरिया से 100% मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, उसको आप रिव्यू कीजिए, प्रॉपर उसका क्रिटिक्स दीजिए, पॉइंट्स दीजिए और सबमिट कीजिए। जो पब्लिशर का सिस्टम है ना, उसमें आपको डिटेक्ट कर लेता है कि यस दिस पर्सन इज नाइस एंड रिव्यू अच्छे से कर रहा है एंड ही इज़ राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वाइज, तो आपको एज ए गुड रिव्यूअर वो ट्रीट करने लगता है। ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उनका, फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास वो ऑटोमेटिकली भेजेगा। जब आपके पास बहुत ज़्यादा आर्टिकल आने लगता है तब अपनी एरिया से रिलेटेड ही एंड बहुत सर्टेन एरिया में फोकस होकर रिव्यू कीजिए। उससे फ़ायदा होता है कि हमें भी सीखने को मिलता है, हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहता है, एंड टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें नॉलेज गेन करते हैं हम लोग। बहुत सारे छोटे छोटे जर्नल होते हैं जो 1-2 साल से स्टार्ट हुए हैं, उन जर्नल को स्पेशली टारगेट कीजिए, उनको बोलिए कि हमें इसमें एडिटर बनना है। तो चीफ एडिटर के अलावा भी बहुत सारे सेक्शनल एडिटर होते हैं, वो बन जाइए। या फ्रंटियर एक बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी जाके आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं गूगल स्कॉलर की तरह, वहाँ से भी रिव्यू करने के लिए आता है। और जो जो एरिया से रिलेटेड जर्नल है उनसे एडिटर को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि हम इस जर्नल में एक कोई स्पेशल इशू डालना चाह रहे हैं, और तब उस स्पेशल इशू का एडिटर आप बन जाते हो और लोगों को कांटेक्ट करते हो लिंक्डइन के थ्रू, दोस्तों को, कि इस स्पेशल इशू के लिए आप आर्टिकल भेजो।
रिव्यू आर्टिकल या ओरिजिनल आर्टिकल, फिर आप उस स्पेशल इशू का एडिटर बन जाते हो, तो वो सबका इंपॉर्टेंस हो जाता है। बस 2-4 आर्टिकल रिव्यू किया आपने अच्छे से, फिर ऑटोमेटिकली बहुत आर्टिकल आने लगता है, फिर टू मच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना नंबर ऑफ रिव्यू इनफ है। सो 10 इनफ है, अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा है बेस्ट है। मेरे केस में 29 या 30 रिव्यू था, और इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप साल भर के अंदर अंदर आप 20-25 रिव्यू इजीली कर सकते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साइटेशन। साइटेशन कितना रहेगा तो सही है। इसके लिए भी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है USCIS के कि आपका 50 से ऊपर ही होना चाहिए, 100 से ऊपर होना चाहिए या 5000 होना चाहिए। ऐसा कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। एक गाइडलाइन है कि 350 से ऊपर साइटेशन है आपका, तो यू कम्स अंडर सर्टेन कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हो। ऐसा है 350। 2014 में मेरा दोस्त जिसके पास 60 पब्लिकेशन था, जस्ट 60, ग्रीन कार्ड EB1 कैटेगरी में मिला, सेल्फ पिटीशन। हमारे एक वर्कर जॉन हॉपकिंस में था, उसका 600 से ज़्यादा साइटेशन था, उसका रिजेक्ट हो गया। बहुत सारा फैक्टर होता है रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का, बट ऐसा नहीं है कि 100 पे एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस में आपका 100 से 200 के बीच में साइटेशन है तो आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि सेल्फ साइटेशन को काउंट होता है या नहीं होता है। जब टोटल नंबर ऑफ साइटेशन दिखाया जाता है तो वहाँ पे सेल्फ साइटेशन और आउटसाइडर कितने साइट किए हैं, इंटरनेशनल कितना साइट हुआ है, इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। एज ए होल दिखाया जाता है कि यू हैव दिस नंबर ऑफ टोटल साइटेशन। नेक्स्ट कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि क्या रिव्यू आर्टिकल का साइटेशन काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। सो रिव्यू आर्टिकल का साइटेशन, रिसर्च आर्टिकल का साइटेशन, बुक का साइटेशन, सारा साइटेशन एक साथ काउंट होता है। और इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी रिव्यू आर्टिकल है हॉट टॉपिक पे, तो उस पर इमीडिएटली रिव्यू आर्टिकल लिख के पब्लिश कर दो। उससे नंबर ऑफ साइटेशन तेजी से बढ़ेगा। लायर उसको स्पेसिफिकली नहीं दिखाएगा कि इस रिव्यू आर्टिकल का इतना साइटेशन है, उसको नहीं दिखाएगा, बट वो बोलेगा कि हाँ टोटल नंबर ऑफ साइटेशन इतना है, तो टोटल काउंट वो बढ़ा देता है। रेफरेंस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपकी आर्टिकल को लोग साइट करते हैं दूसरे लोग, तो उसमें वो दिखाया जाता है कि इस आर्टिकल को इन लोगों ने साइट किया है और ये बात बोला है इस आर्टिकल के बारे में पॉजिटिव, तो उसका इम्पैक्ट होता है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि दूसरे लोग हमारा पेपर साइट करेंगे नहीं साइट करेंगे, हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पर्सन आपके रिसर्च वर्क को साइट किया है, अच्छे से जानता है, और वही पर्सन आपको रेफरेंस लेटर दे रहा है आपके ग्रीन कार्ड के पिटीशन में, तो और बेस्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रेफरेंस, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, रियली ही इज़ इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क। सो मेरे सजेशन के हिसाब से 100 से 200 साइटेशन है आपके पास तो यू शुड फाइल। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले पर्सन है तो आपका 75 भी साइटेशन है तो आप फाइल कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट। साइटेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग टिप्स का यूज करते हैं। पहली चीज़ तो आपको गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, सारा अपना पब्लिकेशन को अच्छे से लिंक बनाइए, अपना एरिया डिफाइन कीजिए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो लिंक्डइन, रिसर्चगेट, अपना जो पब्लिकेशन है, अपना वर्क है, उसको वहाँ पे लिंक कीजिए, जहाँ पे आप फुल PDF अपलोड कर सकते हैं। रिसर्चगेट वगैरह पे वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंडिया में, बहुत सारी ऐसी कंट्री में जहाँ पे लोगों को पब्लिकेशन का एक्सेस नहीं होता है, वहाँ से डाउनलोड करके कर लेते हैं। कुछ लोग जो आपके एरिया में काम करते हैं, आपके दोस्त, आपके लिंक्डइन नेटवर्क वाले, उनको बोल सकते हो कि दिस इज़ माय रिसर्च वर्क एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस, इफ़ यू लाइक यू कैन साइट इन योर रिसर्च वर्क। जितना ज़्यादा जगह आपका काम स्प्रेड रहेगा, देयर इज़ ए हाई चांस कि लोग फाइंड करेंगे और उसको साइट करेंगे। हमारे PhD में क्या था, एक्सेस नहीं था हम लोग को पब्लिकेशन वेबसाइट्स का, तो हम लोग किसी से मांगते थे या पब्लिकेशन फ्रीली अवेलेबल होता था, उसी को हम लोग पढ़ के और साइट करते थे। तो जो साइटेशन है, साइटेशन को दो तरह से दिखाया जाता है। एक तो दिखाता है लायर, जो आपने आर्टिकल पब्लिश किया है, लोग इसको साइट कर रहे हैं, वहाँ भी साइटेशन को प्रोजेक्ट करता है, मीन्स आपके काम को काउंट किया जा रहा है आपकी फील्ड में। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है रेफरेंस लेटर लेना। सिंपली जैसे पोस्टडॉक अप्लाई करने के लिए हम लोग अपने PhD PI से, अपने कोलैबोरेटर से रेफरेंस लेटर लेते हैं, वैसे ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए रेफरेंस लेटर लेना पड़ता है। बट ग्रीन कार्ड का जो रेफरेंस लेटर होता है बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही यूनिक होता है।
सो पहले तो समझते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रेफरेंस क्या होता है। कि अगर मेरा जो पीएचडी पीआई है जिसके साथ मैं काम किया हूँ, मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, या एक ही इंस्टीट्यूट में कोई काम किया हुआ कलीग है, तो देयर इज ए चांस कि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ और वो पर्सनली मेरे लिए अच्छा बोल सकता है। मैं अच्छा नहीं हूँ तो भी मेरे लिए अच्छा रेफरेंस लेटर लिस्ट करता है, तो वो डिपेंडेंट रेफरेंस हो गए। इंडिपेंडेंट रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि पर्सन मुझे पर्सनली नहीं जानता है, वो मेरा कोलैबोरेटर नहीं है, मैं उसके इंस्टीट्यूट में कभी काम नहीं किया हूँ, उससे कोई मेरा लिंक नहीं है, बट ही नो मी थ्रू माई वर्क, आइदर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आइदर मेरा पेपर साइट किया हुआ है, इस तरह वो मुझे जानता है। तो लायर हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट रेफरेंस का जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। बट अगर आपको इंडिपेंडेंट रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो आप अपने पीएचडी पीआई को भी यूज कर सकते हैं, अपने पोस्ट डॉक मेंटर को भी यूज कर सकते हैं। लायर हमेशा क्या करते हैं कि अगर 4 रेफरेंस देना है तो वो बोलते हैं कि 1 रेफरेंस डिपेंडेंट दो और 3 इंडिपेंडेंट दो। बट मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग एक ही इंस्टीट्यूट से 2-2 3-3 दे देते हैं रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो रेफरी है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसका रिसर्च प्रोफाइल क्या होना चाहिए। जितना बड़ा है उतना अच्छा है, छोटा कितना है इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई बताता है। बट कोई भी पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, चल जाएगा। जितना बड़ा प्रोफेसर आपकी एरिया में बेस्ट है, रिनाउंड है और बेस्ट है। सारे लोग जो इंडिया से आते हैं हमारी तरह इमिग्रेट, उनको बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि अच्छा नेटवर्क फाइंड करना, इस तरह का अच्छा रेफरी फाइंड करना। कैसे फाइंड कर सकते? यहाँ पे आपका जो पोस्ट डॉक मेंटर है उससे अच्छी बनती है, डायरेक्ट उसे बोलिए कि मैं ग्रीन कार्ड फाइल करना चाह रहा हूँ, सेल्फ पिटीशन, एंड आई वांट टू यूज योर नेटवर्क। आपका कोई पर्सन नोन है जो मेरे लिए रेफरेंस लेटर दे सकता है? आप खुद रिसर्च करो कि बास के जो नोन लोग हैं इनके नेटवर्क में वो कौन कौन लोग हैं, उनसे आप कॉन्फ्रेंस में जाके डायरेक्टली बात करो कि मैं इस प्रोफेसर का पोस्ट डॉक हूँ और आई नो थ्रू योर वर्क, आई एम फाइलिंग माई ग्रीन कार्ड, कैन यू सपोर्ट मी। सब लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने भी अपने बॉस को बोला था तो उन्होंने बोला कि ये लोग मेरे नोन हैं, इनको ईमेल डायरेक्टली लिख दो और मुझे सीसी कर दो। मैंने लिख दिया, सब लोग रेडी हो गए, 6 लोग रेडी हो गए थे। कुछ लोग जो आपकी एरिया से काम करते हैं, लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, जो भी प्रोफेसर हैं आपके एरिया से रिलेटेड हैं, लिंक्डइन पे उनको फॉलो कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, उनके नेटवर्क में रहिए, उनसे पूछिए। काफ़ी टाइम पे होता है जो इमरेटस प्रोफेसर होते हैं, जो रिटायर्ड होने के बाद भी सब एरिया में भी काम करते रहते हैं, दे आर वेरी नाइस, वो लोग देने के लिए हमेशा रेडी हो जाते हैं। हाँ, वो लोग आपके वर्क को देखेंगे वेरी केयरफुली और अच्छा लगा आपको दे देंगे। तो मैंने देखा है कुछ लोग लिंक्डइन पे नेटवर्क बना के और रेफरेंस लिए हुए हैं। कुछ लोग जो आपका पेपर साइट किए हैं, आपकी एरिया से एग्जैक्टली मैचिंग है, उनको आप डायरेक्टली ईमेल लिख सकते हैं। मैंने ईमेल लिखा था एक पर्सन को जो क्वांटिटेटिव एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छा काम किया हुआ था, तो मैंने उसको लिखा कि ये भी मैं काम किया हूँ, इस तरह का काम किया है, एंड यू हैव साइटेड माय पेपर मल्टीपल टाइम। तो उसने रिप्लाई किया कि आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू, बट अभी क्वांटिटेटिव एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं हो, तुम तो एकदम अलग हो गए हैं कैंसर रिसर्च में, तो ये थोड़ा सा आप जा रहा है, अदरवाइज आई कैन सपोर्ट यू। बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हो गया था तो मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया। अगर रेफरी आपके पेपर को साइट नहीं किया है तो कितना इंपॉर्टेंस है उसका। अगर रेफरी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो वो आपके पेपर को साइट किया है नहीं किया है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे केस में 4 रेफरी थे, एक मेरी पोस्ट डॉक मेंटर, 2 रेफरेंस लेटर था वो मेरी प्रोफेसर के जानने वाले लोगों के थ्रू था जिनको मैं जानता था, कॉन्फ्रेंस में मिलता था, और एक मेरा ओन नेटवर्क था। एक नॉर्वे की प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था पोस्ट डॉक के लिए, मैंने उनका लैब नहीं ज्वाइन किया, बट मैंने उनको बहुत अच्छे से पोलाइटली अच्छा सा ईमेल लिखा था कि वाई आई एम नॉट ज्वाइनिंग योर लैब एंड वाई आई एम मूविंग टू जॉन हॉपकिंस। सो उनको अच्छा लगा था कि मैंने बेटर ऑप्शन चुना है और रीज़न दिया है, तो उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा था। तो जब मैंने उनको ग्रीन कार्ड के टाइम पे 4 इयर्स बाद ईमेल किया तो बोले कि आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू, और उन्होंने बहुत अच्छे से लेटर दिया। तो आप अपने नेटवर्क में नोन लोगों में सबको रीच कीजिए, इजीली मिल जाता है। कुछ कॉमन क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन पे चलते हैं जो सबको होता है। क्या रिव्यू आर्टिकल मैटर करता है? ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। यस, रिव्यू आर्टिकल मैटर करता है, नंबर ऑफ साइटेशन बढ़ाने में या नंबर ऑफ टोटल पब्लिकेशन दिखाने में। हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों पीएचडी हैं, दोनों का रिसर्च पब्लिकेशन है, तो क्या दोनों को साथ में ज्वाइंट करके काउंट होता है? नहीं, ये नहीं काउंट होता है। जिस पर्सन का प्रोफाइल स्ट्रांग है उसको फाइल करना चाहिए, डजेंट मैटर कि हस्बैंड एंड वाइफ है, बट जिसका स्ट्रांग है उसको फाइल करना चाहिए, और एक अप्रूव हो जाता है तो पार्टनर का ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन का बहुत अच्छा 2-3 पेटेंट है और एक पर्सन का 10 पब्लिकेशन है एवरेज,
पेटेंट वाले की ज़्यादा वैल्यू आ सकती है, वो आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। रिव्यू आर्टिकल का साइटेशन काउंट होगा, ऑलरेडी मैंने इसको कवर कर दिया है। इंडिया से अपने पीआई का अपने जानने वालों का रेफरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाय रूल टेक्निकली आप ले सकते हैं बट अवॉइड करना चाहिए। अगेन वहाँ पे ऑफिसर क्या देखता है कि आप इंडिया से हैं तो वहाँ से मे बी इन्फ्लुएंस करके आप ले सकते हैं, पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। सो बेटर है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहिए, कुछ यूएस से, यूरोप से, कनाडा से, डिफरेंट प्लेसेस से। अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नो डाउट। फर्स्ट ऑथर आर्टिकल का कितना इंपॉर्टेंस है? मेरे केस में जो 5-6 फर्स्ट ऑथरशिप पब्लिकेशन थे वो सारा मेरा पीएचडी का था। जब मैंने पिटीशन फाइल किया था उस टाइम पे जॉन हॉपकिंस से 2 सेकेंड ऑथर और थर्ड ऑथर पब्लिकेशन था एंड 1 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन था। मोस्ट ऑफ माई वर्क इंडिया से था। सो यहाँ से 1-2 है फर्स्ट ऑथर्स, तो ये लगता है कि हाँ यहाँ भी आप परफॉर्म कर रहे हो एंड फ्यूचर में परफॉर्म करोगे, बट कहीं का भी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन है काउंटेड होगा। पिटीशन जब दिखाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन के ऊपर ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मेरा कुछ पब्लिकेशन था फर्स्ट ऑथर नहीं था, को ऑथर था, बस उसका जो रिलेवेंस था क्लिनिकल एप्लीकेशन में, बायोमेडिकल रिसर्च में ज़्यादा था तो उसको हाईलाइट किया गया था। ग्रीन कार्ड की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। सो हर एक वीडियो को प्रॉपरली बैठ के ध्यान से देखिए और 100% मेरे वीडियो और मेरे इन्फॉर्मेशन या मेरे सजेशन के भरोसे नहीं रहिए। आसपास के जो दोस्त हैं जिनका ग्रीन कार्ड हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, क्योंकि कई बार क्या चीज़ें होती हैं हम लोग को समझ में नहीं आती है 1-2 बार में। जितनी बार बात करते हैं तब समझ में आती है इस कंडीशन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, जैसे स्टैम्पियर्स है और बहुत सारे और ग्रुप हैं, उस पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। लोग सजेशन देते हैं, कुछ लोग गड़बड़ भी देते हैं, कुछ लोग अच्छा भी देते हैं, बट आपको पढ़ने के बाद आइडिया लग जाएगा कि क्या सही है। आपके पास कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।